Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. Today, we will start the function part in our chapter number 1, Relations and Functions of your class 12th Maths NCERT course. The very first topic is types of functions. Means function की definition से start नहीं कर रहा है. Why? Because function की definition we have studied in class 11th, है ना? But we need to first of all revise what is a function, ना? क्लास ये तो मान लेता है कि ठीक है बच्चे को आता है, इसको क्या पता बच्चे को आता है कि नहीं आता है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिवाइज व्हाट इज अ फंक्शन. बताओ फंक्शन क्या होता है. देखिए, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन भी एक रिलेशन है ना. जिससे रिलेशन में मैपिंग करते थे अपन डोमेन से कोडोमेन, फंक्शन में भी मैपिंग होती है डोमेन से कोडोमेन. फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से. क्या है फंक्शन? इज ए, लिख लो भले चाहे से आप, फंक्शन रिकॉल भी हो जाएगा. फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, function is a special type of relation in which every element in the domain set, every element in the domain set has a unique image in the codomain set, in the codomain set. फंक्शन इज स्पेशल टाइप. देखो वैसे फंक्शन की डेफिनेशन और भी हो सकती है, बट ये फंक्शन की डेफिनेशन आपको है ना रिलेशन से डिफरेंस बताती है. ओके कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है. तो मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन यही लगती है कि फंक्शन इज स्पेशल टाइप. हो सकता है डेफिनेशन कहीं मिले भी ना, ऐसे ही मन की बनाई हुई डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में क्या डिफरेंसेस है वो बताती है. फंक्शन रिलेशन समझ गया हुआ ना. अब रिलेशन की डेफिनेशन नहीं बोलेंगे हम, रिलेशन तो पता है क्या है. फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसके अंदर क्या हो, डोमेन सेट में से के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए को डोमेन सेट में. यूनिक इमेज का मतलब क्या है? लेट अस से एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से ये मेरा डोमेन सेट है, फाइन, एंड दिस इज माय को डोमेन सेट. डोमेन सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस. कोडोमेन सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल इमेजेस. एक तरीके से इमेजेस नहीं कह सकते, मतलब जहां से हम इमेजेस ले रहे हैं, क्योंकि द सेट ऑफ ऑल इमेजेस तो रेंज होती है, अभी उसके भी बात करेंगे अपन, है ना. तो लेट अस से ये एक्स है और ये वाई. अब मैंने अगर कहा कि एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन. मैंने सपोज करो यहाँ पे लिया ए बी सी डी, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3 4. अब सपोज करो ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है और डी की इमेज भी 3 है. तो क्या ये फंक्शन होगा? होगा, ये फंक्शन होगा. बट अगर ऐसा हो जाए कि सी की इमेज 3 के साथ साथ 4 भी है, देन दैट इज नॉट ए फंक्शन. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है. कंसीडर फंक्शन एज अ मशीन जिसमें कुछ इनपुट डालते हैं और कुछ आउटपुट मिलता है. जैसे ए इनपुट डाला तो 1 आउटपुट मिला, बी इनपुट डाला तो 2 आउटपुट मिला. तो जब जब मैं इनपुट डालूं मुझे एक यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए. यूनिक मतलब जब भी डालो, जिस समय में डालो, जिस स्थान पे डालो, आउटपुट तो वही मिलना चाहिए, आउटपुट नहीं बदलना चाहिए. जैसे ए का आउटपुट अगर 1 है तो मैं ए को कभी भी डालूं, संडे को डालूं, मंडे को डालूं, ट्यूसडे को डालूं, पिछले साल डालूं, अगले साल डालूं, स्विट्जरलैंड में जाके डालूं, पाकिस्तान में जाके डालूं, इंडिया में जाके डालूं, जंगल में जाके डालूं, पाताल में जाके डालूं, कहीं भी डालूं, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, उसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए. उसका आंसर आउटपुट 1 ही निकलना चाहिए किसी भी समय. समझ में आई? इसको बोलते हैं यूनिक इमेज होना. क्या होता है इसका मतलब? यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय. अद्वितीय, सिंगल, वैसी और कोई दूसरी चीज नहीं है. जैसे कहते हैं ना द ताजमहल इज यूनिक, कहते हैं ना द मून इज यूनिक, एक ही. ओके, तो उसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि मैंने सी को
आज डाला था तो आज आउटपुट 3 निकला था, हमने संडे को डाला तो उसका आउटपुट बदल गया, 4 निकल गया। तो अब ये केवल एक मात्र रिलेशन रह गया, इट इज नॉट अ फंक्शन। उसमें क्या होना चाहिए, हर एक इमेज की एक कोडोमेन सेट में यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो अभी इस समय ये फंक्शन है और रिलेशन है, इस समय ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको फंक्शन बनाने के लिए लेट अस से सी की इमेज 3 है तो 3 फिक्स करो। ऐसा ना हो, एक और एग्जांपल मैंने दिया था कि मैंने मैंगो डाला तो हर हाल में मैंगो जूस ही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंगो डालने से बनाना शेक निकल रहा है, देन दैट इज नॉट ए फंक्शन, दैट इज ए स्पेसिफिक, सिंपली एक रिलेशन है वो। ठीक है, अगर मान लो मैंगो डालने से बनाना शेक निकल जाए तो क्या कहेंगे, आपका जूसर मिक्सर ही खराब है। दैट मीन्स आपकी मशीन ही खराब है, आपकी मशीन जूसर मिक्सर कहलाने लायक ही नहीं है, यानी कि आपका रिलेशन फंक्शन कहलाने लायक ही नहीं है। ठीक है, बट ऐसा जरूर हो सकता है कि एक आदमी की दो आदमी की एक इमेज हो जाए, या दो से ज्यादा आदमी की भी एक इमेज हो जाए, वो अलाउड है, अभी भी ये फंक्शन है। अभी भी ये फंक्शन है, क्यों, सी को कभी भी डालो 3 इमेज आती है, डी को कभी भी डालो 3 इमेज आती है। सी की इमेज नहीं बदलनी चाहिए, डी की इमेज नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, तो अभी भी ये फंक्शन है। ठीक है, अब थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, अब ये फंक्शन बन गया, थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। लेट अस से सी की इमेज भी 2 है। अब बताओ क्या अब ये फंक्शन, सोच के बताओ, है? और अगर नहीं हुई तो भी वो फंक्शन ही है, क्योंकि यूनिक वर्ड के साथ एक वर्ड और इस डेफिनेशन में, एवरी डोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई होना चाहिए विद सम इमेज इन द कोर डोमेन सेट। हर एक की मैपिंग होनी चाहिए। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मिक्सर लेके आया घर पे और मैंने अनार डाला, तो मिक्सर ने मना कर दिया कि नहीं, अनार का कोई आउटपुट नहीं देता हूं, यानी डी एलिमेंट डाला और डी एलिमेंट का कोई इमेज ही नहीं दे रहा, या फिर इमेज है तो इस सेट में मौजूद नहीं है वाई में, तो भी वो डिफाइंड नहीं है, तो भी वो फंक्शन डिफाइन नहीं है। अभी भी ये क्या है, एक रिलेशन ही रहेगा। आपको इधर सब कुछ ऑक्यूपाई करना पड़ेगा डोमेन में, चाहे से उधर रह जाए, चाहे से उधर रह जाए, लेकिन इधर सब कुछ ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। तो फंक्शन की दो स्पेशल दो मतलब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कह लो फॉर अ रिलेशन टू बिकम अ फंक्शन। रिलेशन का प्रमोशन करना है फंक्शन में, दो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। पहली चीज, डोमेन से हर एक ऑक्यूपाई होना चाहिए। दूसरी चीज, हमेशा, हर दिन, हर रात, हर समय, हर जगह इमेज यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? तो ये तो हो गई फंक्शन की एक तरीके से डेफिनेशन कम रिवीजन, रिवीजन भी हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन तो देखा जाए तो हमने क्लास 11th में भी पढ़े थे, आपको याद हो, देखो ये भी बता रहा है आपको कि आपने पढ़े थे, कांस्टेंट फंक्शन था, आइडेंटिटी फंक्शन था, रैशनल, पॉलिनोमियल, मॉड्यूलस, सिग्नम एक्सेट्रा, इस तरीके के फंक्शन हमने पढ़े थे। फिर अब नए टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या पढ़ रहे हैं, तो देखो पहले तो मतलब समझो, उस समय जो हमने फंक्शंस पढ़े थे दैट वर बेस्ड ऑन देयर फंक्शनिंग, उनकी एक्चुअल फंक्शनिंग क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या आंसर देता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या आंसर देता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या आंसर देता है ना, क्या उन उसके इनपुट्स होते हैं, क्या उसके आउटपुट्स होते हैं, उसके इनपुट्स और आउटपुट्स पे बेस्ड डेफिनेशंस के हिसाब से ये टाइप्स थे पिछले साल। इस साल जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं वो ब्रॉड कैटेगरी है, इनसे भी बड़ी कैटेगरी है, एंड देट आर टोटली बेस्ड ऑन मैपिंग, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन व्हाट, मैपिंग। इस साल अपन जो फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वो टोटली किस पे बेस्ड हैं, मैपिंग। मतलब इस साल जो अपन टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे ना, उनके भी सब पार्ट्स हैं, फिर ये आइडेंटिटी, कांस्टेंट और ये सब, उसके भी सब पार्ट्स हैं। इनमें से कोई एक फंक्शन अब जो अपन टाइप पढ़ेंगे उसका बिलोंग करेगा। मान लो मैंने 4 टाइप पढ़ा दिए है ना, तो हो सकता है आइडेंटिटी फंक्शन उन 4 में से पहले में बिलोंग करे, हो सकता है कि कांस्टेंट फंक्शन उसमें दूसरे से बिलोंग करे। समझ में आया? अब हम बड़ी कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी सीख रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट, मैपिंग। ओके, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमको बेसिकली जो सीखना है वो ये सीखना है कि एक टाइप होता है बेटा जिसको अपन कहते हैं वन वन, क्या कहते हैं, वन वन, अभी मैं नाम लिख रहा हूं, वन वन। और जो वन वन नहीं होता है वो क्या हो जाता है, मैनी वन। क्या हो जाता है, मैनी वन। फिर सेकंड कैटेगरी आ गई ऑन टू, और जो ऑन टू नहीं होता है वो हो जाता है। तो कहने के लिए 4 टाइप्स हैं, बट देखा जाए तो ये एक ही कैटेगरी है और एक ही कैटेगरी है, यानी कि आपको
जो क्वेश्चंस करने हैं ना वो दो बेसिस पर ही करने की, क्या तो वन वन है या मेनी वन है, या फिर ऑन टू है या इन टू है, क्योंकि वो नहीं है तो ये होगा, वो नहीं है तो ये होगा। देखा जाए तो दो ही टाइप्स के अपने को फंक्शन सीखने हैं, फिर इनके अलग अलग नाम है, जो दोनों को फुलफिल करे उसका भी एक अलग नाम है, ये अपन सीखने। शुरू करें सब कुछ। ओके, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपने नोट डाउन कर लिया है। तो सबसे पहली, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फंक्शन या तो वन वन होगा या फिर मैनी वन होगा, तो पहली कैटेगरी है वन वन एंड मैनी वन फंक्शंस। करो नोट डाउन, वन वन एंड मैनी वन फंक्शंस। वन वन एंड मैनी वन फंक्शंस। ठीक है, अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है, इस वन का मतलब है प्री इमेज, इस वन का मतलब है इमेज, प्री इमेज से इमेज में मैपिंग होती है, तो एक प्री इमेज की एक ही इमेज हो उस फंक्शन को वन वन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, एक प्री इमेज की एक ही इमेज, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्री इमेजेस की एक इमेज हो उसको मैनी वन कहते हैं। अब कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं बन सकता वन मैनी, क्योंकि एक प्री इमेज की बहुत सारी इमेजेस तो हो नहीं सकती, तो ये तो फंक्शन ही नहीं। नहीं, कई बच्चे कहते हैं सर वन वन हो गया मैनी वन हो गया, तो एक कैटेगरी और बनाओ ना, देखें वन मैनी, तो वन मैनी की कैटेगरी आप बनाने लगोगे तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ऐसी कोई कैटेगरी है नहीं। तो दो ही तरह की कैटेगरी हैं, या तो वन वन या फिर मैनी वन फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। अभी अपन एग्जांपल दिए थे तो उसमें अपन ने वन वन भी करके बताया था एंड मैनी वन। चलो डेफिनेशन कहती है, ए फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, यहाँ पे एक्स तो है डोमेन और वाई है कोडोमेन, इज सेट टू बी अ वन वन फंक्शन, उसको वन वन फंक्शन का ठप्पा स्टैंप लग जाएगा इफ, कब लगेगा, यदि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, जो डोमेन वाला सेट है एक्स, उसके हर एक एलिमेंट के लिए देयर शुड बी अ डिस्टिंक्ट इमेज इन वाई, वाई के अंदर एक डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, एक्स के हर एक अलग एलिमेंट के लिए वाई के अंदर अलग एक इमेज होनी चाहिए, तब उसको अपन क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। यहां तक हो गया, डिस्टिंक्ट इमेज इन वाई तक। अब इसका दूसरा नाम भी है, जो फंक्शन वन वन हो, यहां से लेके यहां तक नोट डाउन हो गया ना, जो फंक्शन वन वन हो जाता है उसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, INJECTIVE फंक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। यहां तक हो गया नोट डाउन, ठीक है। ठीक है, अभी तक क्या सीखा, वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें डोमेन एक्स की हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए को डोमेन वाई में एक डिस्टिंक्ट इमेज बननी चाहिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, ये सिंपल सरल डेफिनेशन है ना, और उसका नाम बता दिया इंजेक्टिव। अब मैथमेटिकल टर्म्स में इसको कैसे लिखेंगे, कल को मान लो क्वेश्चन आएगा कि प्रूव करो ये वन वन है, तो थोड़ा लिखेंगे एक्स की हर एक इमेज के लिए वाई के पास फ्री, एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए वाई के पास इमेज है, इस तरीके से तो ना उसको लिखेंगे। तो मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन एक बार पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन है बड़ी आसान। ठीक है, मुझे ज्यादा आसान लगती है मैथमेटिकल डेफिनेशन। देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनो। मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है, इन मैथमेटिकल टर्म्स, देखो, फॉर एनी x1 कॉमा x2 विच बिलोंग्स टू डोमेन सेट x, डोमेन सेट x में से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, एनी टू एलिमेंट्स x1 एंड x2। अब ये दो एलिमेंट हमने उठा लिए, अब वैसे तो एलिमेंट सबको चेक करना है, मतलब आपको हर एक x1 x2 के लिए चेक करना है, बट एक बार के लिए उन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव उठा लिया अपन x1 x2। और अगर अगर fx1 इक्वल टू fx2, अब fx1 fx2 क्या होता है बेटा, x1 अगर इनपुट है तो fx1 क्या हो जाएगा, आउटपुट। मतलब ये तो है प्री इमेज और ये है उसकी को डोमेन के अंदर इमेज। समझ में आई बात। देखो इस तरीके से, कैसे, सपोज करो मेरे पास मैपिंग हो रही है कुछ इस तरीके से, 1 2 3 A D, मान लो 1 की मैपिंग है A से, 2 की भी है A से, एंड 3 की है B से, लेट अस से ये फंक्शन है ना। तो 1 जो है, 1 अगर मैं x1 लेता हूं
अगर मैं x1 को 1 लेता हूं तो fx1 क्या आ जाएगा, इसकी इमेज जो बन रही है, इसकी इमेज क्या बन रही है a, तो fx1 क्या हो जाएगा a। समझ आया? इसको अपन अभी ऐसे भी लिख देते हैं कि f(1) इक्वल टू a, लिख देते हैं ना। f(1) इक्वल टू, भाई x1 की जगह अपन ने क्या डाल दिया, 1 पुटअप कर दिया, तो f(1) इक्वल टू। समझ आया? तो अब ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि अगर fx1 और fx2 इक्वल हो जाए, मतलब दो एलिमेंट उठाए थे आपने, उन दोनों एलिमेंट की आउटपुट इमेज सेम हो जाए, ऐसा अजम्पशन करना है कि मान लो दोनों की आउटपुट इमेज सेम है। आपको सर सेम क्यों कर रहे हो, अपन तो 1 1 कर रहे हैं। अरे ऐसे अजम्पशन करो कि मान लो उन दोनों की आउटपुट इमेज सेम है, इससे कैसे भी करके ऐसे इंप्लाई करके बता दो कि वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम थे, इसीलिए ही तो आउटपुट इमेज सेम निकली है, तब तो वो 1 1 है। और उनकी इमेज सेम अज्यूम करने के बाद वो दोनों एलिमेंट अगर अनइक्वल निकले, सेम नहीं निकले, तब वो मैनी वन है। समझ आया? क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स उठाएंगे, ऐसे मान लेंगे कि तुम दोनों की आउटपुट इमेज सेम है, ऐसा तो अज्यूम करेंगे, और उससे प्रूव क्या करेंगे कि वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम थे। भाई अगर दोनों एलिमेंट्स सेम थे तो आउटपुट इमेज भी सेम होगी ना, होगी। तो हम उल्टा अज्यूम करेंगे कि आउटपुट इमेज सेम, तो अजम्पशन लेंगे और प्रूव क्या करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स भी सेम थे। अगर ऐसा प्रूव हो गया देन यू आर अ 1 1 फंक्शन। और अगर ऐसा हुआ कि आपने आउटपुट इमेज तो अलग अलग मानी, सेम मानी थी, इक्वल मानी थी, fx1 इक्वल टू fx2 मानने से आपके x1 इक्वल टू x2 नहीं निकला, x1 नॉट इक्वल टू x2 निकला, या फिर x1 जो है, x1 की वैल्यू जो है x2 x3 x4, मतलब x1 की वैल्यू इक्वल आ रही है कुछ वो इससे भी ज्यादा एलिमेंट्स है, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि यू आर ए मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ये तरीका है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, प्लस ये तरीका है कैसे अपने को क्वेश्चंस करने हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां तक लिखो, यहां तक लिखो। हम्म, देखो fx1 fx2 के इक्वल हमको मानना है, आगे होके मानना है, आगे होके मानना है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, ये है नहीं, वो पता नहीं, हम तो मान रहे हैं, मान लिया। अब मानने से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे आप, कुछ भी कर ली कर ली कर ली कर ली, और प्रूव ये हो गया कि x1 भी x2 के इक्वल था, तब हम मान लेंगे 1 1 है, और नहीं हो पाया तो मान लेंगे कि मैनी वन था। ठीक है, यहां तक करो एक बार, रिजल्ट्स इन x1 इक्वल टू x2, ये लिख लो। फिर उसके बाद देन द फंक्शन f इज सेट टू बी अ 1 1 फंक्शन, अदरवाइज द फंक्शन इज ए मैनी वन फंक्शन। अगर ऐसा हो जाता है तो वो 1 1 है, और अदरवाइज इफ नहीं होता है देन इट इज ए मैनी वन फंक्शन। अब कहने को ये एक तरीके से उल्टा तरीका है प्रूव करने का, बट एक्चुअली यही वैलिड तरीका है, क्योंकि आप डोमेन से को डोमेन एक एक इमेज ढूंढेंगे और उससे प्रूव करना चाहेंगे, तो वो कुछ फाइनाइट सेट में तो पॉसिबल है, बट अगर सेट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है, तो आप थोड़ा एक एक एलिमेंट उठा के देखोगे कि तेरी एक ही इमेज बनती है कि नहीं बनती, तो उस जगह फिर ये मेथड काम आता है। तो इसलिए इसी को वैलिड मेथड मान लिया गया है टू प्रूव दैट अ फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। लिख लिया, कहां तक लिखा? अदरवाइज द फंक्शन इज ए मैनी वन फंक्शन। अच्छा, मैं अगर मैं कहीं कहता हूं इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन, तो अंडरस्टूड है कि वो मैनी वन है ना, कैसे भी लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं, अब मैनी वन फंक्शन की हेडिंग डालो। वैसे तो बता दिया कि मैनी वन फंक्शन है ये, लेकिन फिर भी मैनी वन फंक्शन कैसे इंप्लाई होगा मैथमेटिकली। ठीक है, क्या कहता है, फॉर एनी x1 कॉमा x2, जो x डोमेन सेट से मैंने उठाए, और एनी x1 कॉमा x2 जो मैंने डोमेन सेट से उठाए, और fx1 fx2 को तो अज्यूम करना है हमेशा, इफ लिख दिया ना, इफ मतलब ये तो अज्यूम करना है, जैसे अपन अभी रिलेशंस में भी अज्यूम नहीं कर रहे थे, जब अपन उसकी सेकेंड एंड थर्ड वाली प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे, सिमेट्रिसिटी एंड, तो उसमें अपन एक चीज अज्यूम कर रहे थे, उसमें दो चीज अज्यूम कर रहे थे, तो उसी तरीके से इसमें स्टार्टिंग में आपको अज्यूम कर लेना है। और ऐसा अज्यूम करने से x1 केवल और केवल x2 से इक्वल ना निकले,
-x2 कॉमा लगा के डॉट 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 लगा दिया, कोई x3, कोई -x3, पता नहीं बहुत सारी वैल्यूज के इक्वल निकल रहा है x1, इन दैट केस वी विल से दैट द फंक्शन इज अ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो ये वन वन एंड मैनी वन फंक्शंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, एंड तरीका भी मिल गया आपको भी कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये। अच्छा, ऑन टू एंड इन टू की स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटा सा कैमियो देख लेते हैं वन वन मैनी वन की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। देखो, मैंने आपको एक फंक्शन दिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेटेस्ट से मैंने आपको एक फंक्शन दिया बेटा कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, from real number to real number, defined as fx equal to x square। डेफिनेशन क्या दे दी मैंने, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, और डोमेन को डोमेन क्या दे दिया, यानी x भी आपको रियल नंबर से लेना है और उसका जो आंसर आएगा दैट शुड आल्सो बिलोंग टू अ रियल नंबर सेट। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आपको चेक करना है कि ये वन वन है कि मैनी वन है। ठीक है, अब आपको पता है, देखो कोई भी अगर मैं नंबर ले लूं, लेटस से मैंने f(2) ले लिया, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और अगर मैंने f(-2) ले लिया तो भी 4। तो मुझे पता चल रहा है कि 2 की n-2 की एक ही इमेज बन रही है, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ये वन वन तो है नहीं, ये क्या है, मैनी वन फंक्शन, ये तो मुझे पता चल रहा है। बट अब इसको कैसे लिखेंगे, तो अभी जो मैंने तरीका बताया वैसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, लेटस से फॉर एनी x1 x2 विच बिलोंग्स टू r, ये डोमेन वाला आर है ना, हम ले लेंगे x1 x2 इस r से। लेने के बाद हम क्या अज्यूम करेंगे, fx1 बराबर fx2, मैंने क्या कहा था, अजम्पशन कर लो शुरू में ही। तो लेटस से, या इफ लिख दो या लेट लिख लो, लेट अस अज्यूम कि fx1 इज इक्वल टू fx2, ऐसा अज्यूम कर ली। अब ऐसा अज्यूम करने से इंप्लाई क्या होता है कि x1 इक्वल टू x2 इंप्लाई होता है, या x1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू x2, या x1 इक्वल टू मेनी एलिमेंट्स इंप्लाई होता है, क्या इंप्लाई होता है, इससे रिजल्ट क्या निकलता है वो चेक करना। ठीक है, तो fx1 की वैल्यू बोलो, अगर fx की वैल्यू x स्क्वायर है तो fx1 की वैल्यू, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रही है इसके बाद, अगर fx की वैल्यू x स्क्वायर है तो fx1 की वैल्यू x1 का स्क्वायर, अगर fx की वैल्यू x स्क्वायर है तो fx2 की वैल्यू x2 का स्क्वायर। अब अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर है, तो इससे कभी भी ये प्रूव नहीं होता कि x1 बराबर x2 है, गलत, इससे ये प्रूव तो होता नहीं है। इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2 है। बोलो होता है कि नहीं होता, होता है ना। अगर दो नंबर का स्क्वायर बराबर है तो या तो दोनों नंबर बराबर है या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए था, तभी वो वन वन होता, लेकिन यहाँ पे x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2 है, तो मैं क्या कह दूंगा, इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन, नॉट ए वन वन फंक्शन, और आई कैन से इट इज ए मेनी वन फंक्शन। ये तरीका है वन वन या मैनी वन क्वेश्चंस में करने का। ठीक है, समझ आया। और अगर ये तो हो गया इनफाइनाइट सेट था R2 R, अगर कोई फाइनाइट सेट दे दे, जैसे कि अपन ने रिलेशंस में भी देखा था, कई बार एक फाइनाइट सेट दे देता है कि बेटा ए सेट के अंदर ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट सेट दे दे तो उसमें अपन फिर एक क्रॉस एग्जांपल लेके भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें रियल नंबर में कितने क्रॉस एग्जांपल हो गए, ये तो इनफाइनाइट सेट है ना, तो उसमें तो ऐसे ही वर्बली करना है। अगर फाइनाइट सेट दे दे तो उठा लेना भैया, इस इन दो की एक ही बन रही है, टू मैनी वन है, या सबकी एक एक बन रही है, टू वन वन है। अगर फाइनाइट सेट दे दे, कुछ एक एलिमेंट्स काउंट करने के, जैसे 10 के अंदर आ जाए या 5 7 एलिमेंट है, समझ में आई बात। शुरू करें अब सेकंड चीज, ये तो हो गई वन वन एंड मैनी वन। वन वन होगा तो क्या कहोगे उसको, इंजेक्टिव, अदरवाइज यू आर नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। सेकंड जो मेन कैटेगरी है दैट इज ऑन टू एंड इनटू, ऑन टू एंड इनटू। हालांकि आपकी बुक में कहीं भी इनटू वर्ड नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऑन टू एंड नॉट ऑन टू, ऐसे लिखा हुआ है, ऑन टू एंड नॉट ऑन टू, बट आप इनटू लिखो, ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस। अब पहले तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं कि ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस क्या है। वन वन एंड मैनी वन तो उसके नाम से पता चल गया था ना। ऑन टू एंड इनटू उसके नाम से पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। अब उसके नाम से पता करो, देखें जिसका हिंदी वर्ड ढूंढते हैं। देखो ये तो है ऑन टू, ये है इनटू। हम मैथ्स में याद हो आपको
क्लास 10th में कुछ ऐसा करते थे, जैसे एक सिलेंडर रख दिया और उसके ऊपर एक कोन बिठा दिया, याद है? ये तो है ऑन टू, एक छोटा सा एग्जाम्पल है समझने के लिए। और अगर मैं इसको ऐसे ना बिठा के ऐसे बिठाऊं, तो ये है इनटू। कुछ समझ आया? क्या समझ आया? फिर उसके अंदर तो उसके ऊपर ऐसे करिए और इनको उसके अंदर है। मतलब इसके पूरे किनारों को कवर कर रहा है ये, मतलब एक तरीके से इसकी रेडियस और उसकी रेडियस इक्वल है, बट इसमें इसकी रेडियस कम है, उसकी रेडियस ज्यादा है। ठीक है, कोई चीज किसी चीज के ऊपर पूरी किनारे से किनारे आके टच हो जाती है तो उस चीज को कहते हैं ऑन टू। मान लो ये इसके ऊपर गिरी, और गिरी ऐसे है कि किनारे से किनारे टच हुआ, तो मैं क्या करूंगा, ही फेल ऑन टू दिस, मतलब एक्स फेल ऑन टू वाई, क्योंकि वो किनारे से किनारे। लेकिन वो वाई बड़ा है, मान लो कि समुद्र में गिर गया, अब समुद्र को किनारे से किनारा थोड़ा ना कोई टच करेगा, कुएं में गिर गया, तो हम क्या कहते हैं, इनटू द वेल या इनटू द सी या इनटू द रिवर। समझ में आ गई बात? अब इसको लेके चलते हैं फंक्शंस में, है ना? तो वही मैपिंग स्टार्ट करता हूं मैं, और मैपिंग वैसे भी ये टाइप ऑफ फंक्शन मैपिंग बेस्ड है, तो समझना भी मैपिंग के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। ये है x, ये है y, ये है मेरा फंक्शन फ्रॉम x टू y। कुछ एलिमेंट्स वही अगेन a b c d e, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेट अस से a की इमेज है 1, b की भी इमेज भी है 1, c की इमेज ले लो 4, d की इमेज ले लो 2, एंड e की इमेज ले लो 5। पहले तो डिसाइड करो इज इट ए फंक्शन और नॉट। टाइप हमेशा बाद में डिसाइड करना, पहले डिसाइड करना कि फंक्शन भी है या नहीं है। कई बार बच्चे टाइप पे दिमाग लगाते हैं, है? एवरी इमेज कवर हो रही है यहाँ पे, और वहां पे जो है यूनिक बन रही है, ठीक है, तो इट इज ए फंक्शन। अच्छा, पहले बेसिस के हिसाब से वन वन है क्या, मैनी वन, जो अभी अभी अपन ने सीखा है, मैनी वन, क्योंकि आपको ए और बी की एक इमेज दिख रही है ना, सिंगल इमेज दिख रही है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो, मैंने आपको कहा था कि डोमेन के तो हर एक एलिमेंट को कवर करना ही है तो हमारी मजबूरी है, लेकिन को डोमेन के हर एक एलिमेंट को कवर करना हमारी मजबूरी नहीं है। बट अगर वो हो जाता है कवर, तब तो वो ऑन टू है, नहीं होता है तो इनटू। सादा सरल। ये पूरा इससे किनारे से किनारा टच नहीं हुआ, इसके कुछ किनारे रह गए, है ना, तो ये इनटू है। और किनारे से किनारा टच हो जाता तो क्या हो जाता, ऑन टू। दैट मीन्स क्या समझे? अब सुनो, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, बोलो, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन हो जाएगी ए बी सी डी ई। और इस फंक्शन की कोड डोमेन दिख ही रही है मुझे सामने, पूरा सेट वाई, 1 2 3 4 5 6। और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? रेंज मतलब आउटपुट में क्या क्या निकला, 1 2 4 5। तो एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन दे रहा हूं, ये समझ लोगे तो ऑन टू इनटू सब खत्म है। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएं तब तो ऑन टू है, और रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाए, भाई दो ही बातें होती हैं, दो ही बातें होती हैं, या तो रेंज जो है सबसेट होती है, या फिर इक्वल होती है, किसके, कोडोमेन के। अब ये दो बातों पर ही तो डिफाइन है ऑन टू एंड इन टू। जब जब इक्वल हो जाए तब तब तो ऑन टू, और जब जब इक्वल ना हो, सबसेट हो, तब वो इनटू। जब वो सबसेट हो तब इनटू, और इक्वल हो जाए तो ऑन टू। और जब ऑन टू फंक्शन हो जाता है तो उसका भी एक दूसरा नाम है सरजेक्टिव, जैसे उसका नाम था इंजेक्टिव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सरजेक्टिव। लिखना स्टार्ट करें, समझ में तो आ गया, एक बार फिट तो बैठ गया कि ये ऑन टू इनटू है। अब इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, वो सब देखना है। चलिए फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। A function f defined from x to y, x domain and y codomain is said to be an onto function. फंक्शन को onto फंक्शन कह देंगे, कब कह देंगे, if each and every element of y। अब देखो ये क्या कह रहा है, कोडोमेन को पकड़ो साहब आप तो, y को, और चेक करो कि y के हर एक एलिमेंट के लिए उधर प्री इमेज मौजूद है कि नहीं, समझे? तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y
is the image of some element of x. y के हर एक एलिमेंट को चेक करो कि ये y का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, x के अंदर मौजूद हर किसी न किसी एलिमेंट की इमेज वो होनी चाहिए। या फिर दूसरी भाषा में बात करें तो ये कह दूंगा फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज इन x, देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज इन x, and it is also called a surjective function। और फिर वही मैथमेटिकल टर्म शुरू करेंगे, यहां तक नोट डाउन करो पहले। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं ऑन टू एंड इन टू होना बहुत ज्यादा हद तक को डोमेन पे डिपेंड करता है, को डोमेन की एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, डोमेन से भी ज्यादा। ठीक है, अपनी की सीधी नजर किस पे जाएगी, को डोमेन पे जाएगी। अगर उसमें मौजूद हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए, या यूं कहूं उसके अंदर मौजूद हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज एक्स में होनी चाहिए, देन यू आर एन ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज यू आर नॉट एन ऑन टू फंक्शन, दैट मींस यू आर एन इन टू फंक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। तो अगर ऑन टू होगा तो सर्जेक्टिव है, और अगर इन टू होगा तो नॉट सर्जेक्टिव है। इज दिस क्लियर? अब बात वही कि क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो इन मैथमेटिकल टर्म्स कैसे लिखते हैं इसको, क्या कहता है पहले पढ़ लो। ये कहता है कि एक फंक्शन जो है f डिफाइंड फ्रॉम x टू y, वो ऑन टू फंक्शन होगा अगर y को डोमेन में से कोई भी स्मॉल y टाइप का एलिमेंट उठा ले। ठीक है, जैसे x डोमेन में से कोई एलिमेंट उठाते हैं तो उसका नाम x रख देते हैं, स्मॉल x। तो y को डोमेन में से कोई एलिमेंट उठा रहे हैं तो उसका नाम क्या रख दिया अपन ने, ठीक है, y रख दिया, स्मॉल y। अगर y में से कोई भी y उठा लिया तो ऐसा x में से मिलना चाहिए ताकि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। ठीक है, ये y उठाया है ना, अब इस y के लिए एक ऐसी प्री इमेज मिलनी चाहिए ताकि उस प्री इमेज पे वो फंक्शन अप्लाई करके ये y लाया जा सके। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी ऐसी कोई एलिमेंट वहां नहीं मिली जिस पर वो अप्लाई करके वो एलिमेंट आता हो, देन यू आर नॉट एन ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज यू आर एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सिंपल सी भाषा, यहां तक लिखो। अदरवाइज द फंक्शन इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन। तो आज केवल एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, क्वेश्चंस कल से करेंगे। लिखिए यहां तक, अदरवाइज द फंक्शन f इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन। ठीक है, यहां तक हो गया। Thus we can say that, यहां तक लिख लिया ना, otherwise the function f is said to be an into function। Thus we can say that, अब वही बात जिससे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कि एक फंक्शन f ऑन टू कब कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या हो जाएगा, को डोमेन ऑफ f। और फंक्शन इनटू कब कहलाएगा, जब रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सबसेट ऑफ को डोमेन ऑफ f। लिखो, thus we can say that the function f is onto if, so clear लिख देते हैं ना, if range of f equal to codomain of f, if range of f equal to codomain of f, codomain of codomain of f। ठीक है, एंड इफ रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ f, तो उसको कह देंगे आप इनटू हो। इफ रेंज ऑफ
एफ। और इससे तीसरी बात तो कुछ होती नहीं है, क्योंकि ये चीज तो अपन ने 11th से ही सीखी है कि रेंज या तो इक्वल होगी या फिर सबसेट होगी। इधर भी इक्वल लिख दिया मैंने गलती से, सबसेट इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। ये सबसे आसान तरीका है इसको समझने का, रेंज और कोडोमेन को कंपेयर कर। ठीक है, इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ देन यू आर एन ऑन टू, अदरवाइज यू आर एन, अगर सबसेट है तो यू आर एन इनटू फंक्शन। चलें आगे। तो करीब करीब तो अपन ने इसका पार्ट कर लिया है, अभी फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे जैसे उसमें किया समझने के लिए। ठीक है, अब सुनो, इसका नाम क्या था, ऑन टू होने के बाद सर्जेक्टिव, है ना। अब एक फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। जैसे रिलेशंस में जो रिफ्लेक्सिव भी होता था, सिमेट्रिक भी होता था, ट्रांजिटिव भी होता था, उसको इक्विवेलेंस कहते थे। तो सिमिलरली अगर आपने इंजेक्टिविटी टेस्ट भी पास कर लिया, दैट मींस यू आर ए वन वन फंक्शन, और अगर आपने सर्जेक्टिविटी टेस्ट भी पास कर लिया, दैट मींस यू आर एन ऑन टू फंक्शन, देन यू विल बी टर्म्ड एज दैट यू आर एन बाइजेक्टिव फंक्शन। तो नोट डाल के लिखो, a function f is said to be a bijective function. A function f is said to be a bijective function if it is both injective, इंजेक्टिव की डेफिनेशन लिख लो ब्रैकेट में 1 1, एंड सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव की डेफिनेशन लिख लो ऑन टू। if it is both injective and surjective। ब्रैकेट में लिख लेना ना, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव का मतलब, इंजेक्टिव का मतलब तो लिख लिया 1 1, और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू होना। ठीक है, क्लियर है। अब यहां तक जब जो जो भी चीजें हमने पढ़ी, इसको एक टेबल में प्लॉट करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या हो सकता है ना। तो देखो, एक फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन है मेरे पास, या तो वो 1 1 होगा या फिर वो मैनी वन होगा। अगर वो 1 1 होगा तो क्या कहलाएगा, इंजेक्टिव कहलाएगा। 1 1 होने के बाद भी वो या तो वन ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है। अगर 1 1 होने के बाद वो ऑन टू है तो उसको क्या कहेंगे, 1 1 ऑन टू। और अगर वो इन टू है तो उसको क्या कहेंगे, 1 1 इन टू। और अगर वो 1 1 ऑन टू है तब उसका नाम क्या रखा जाएगा, बाइजेक्टिव। इधर आ जाओ, मैनी वन होने के बाद भी फिर दो केसेस होते हैं, या तो आप मैनी वन ऑन टू हो या फिर आप मैनी वन इन टू हो। समझ में ये बात क्लियर है। ठीक है, चलिए तो ये टेबल नोट एक बना लो छोटी सी, जिससे जो जो हो सकता है वो समझ में आ जाएगा। इसके बाहर तो कुछ हो नहीं सकता, ये चार केस ही हो सकते हैं। ठीक है, हो गया टेबल नोट डाउन। ठीक है, तो बोलो चार तरह के फंक्शंस कौन हो सकते हैं मैपिंग के अकॉर्डिंग। पहले टाइप का फंक्शन बोलो। नहीं, वन वन के साथ वो ऑन टू एन टू, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। अब चार तरह के फंक्शन ये हो गए ना मैपिंग के अकॉर्डिंग, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, देन मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, एंड देन मैनी वन इन टू। अगर इसमें से पहली कैटेगरी है वन वन ऑन टू है तब तो वो बाइजेक्टिव है, अदरवाइज बाकी तीन कैटेगरी में वो बाइजेक्टिव नहीं है। ओके, क्लियर है। ठीक है,
चलते हैं आगे। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस या पूरी एक्सरसाइज कवर करता है जितना भी अपन ने सीखा है। अब एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर देखा है, उसमें आपसे पूछता है कि कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, और आपको कुछ आगे होके दे देता है कि ये 1 1 है कि इन 2 है कि कैसा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल। ये क्वेश्चन पिछले 1 2 साल से देखने को मिले, स्पेशली पिछली बार देखने को इसीलिए मिले क्योंकि पिछली बार ये चैप्टर जब आया था एग्जाम में, तब आपको एग्जामिनेशन पेपर जो था वो था एमसीक्यू बेस्ड, है ना। तो एमसीक्यू बेस्ड में सैंपल पेपर में ये वाले क्वेश्चंस पहली बार देखने को मिले, तो उस हिसाब से करवाना जरूरी हो गया। अब इस बार तो ऐसा कुछ है नहीं कि एमसीक्यू बेस्ड है, बट फिर भी अगर अगर पिछली बार आया है तो क्या पता और सब्जेक्टिव बेस्ड में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो अपन केसेस कवर करेंगे कि ये हो जाए तो कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, ये हो जाए तो कितने फंक्शंस पॉसिबल है। तो बिल्कुल स्पेशली अलग से टॉपिक नोट डाउन करो, इसका क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में कहीं नहीं है, समझे, एनसीईआरटी 1.2 में कहीं नहीं है, बट ये सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो फिर बाद में हमने स्पेशली सीखा था इसके लिए, अब आप अभी से सीख लो। तो पिछली बार जो कुछ सीखा है, हर बार आगे आने वाला बच्चा उससे थोड़ा सा ज्यादा ही सीखता है ऑब्वियसली, क्योंकि टीचर का एक्सपीरियंस काउंट होता रहता है, पुराने साल के क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं, तो अगला वाला हमेशा पिछले से ज्यादा ही सीखता है अगर सीखना चाहे तो, है ना। ओके, हाउ टू फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस, द टॉपिक नेम इज हाउ टू, हाँ पानी पीना है, ये ले लो, पर इसमें वो है, वार्म है, अब बाहर से पी के आओ ना, ठीक है फटाफट। Okay, students. The topic name is how to find the possible number of functions. Question clear cut ऐसा आएगा कि ऐसे कितने functions possible हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन मैपिंग। भाई इसकी मैपिंग इससे हो जाए, इसकी मैपिंग इससे हो जाए, इसकी मैपिंग इससे हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि इसमें है 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, इसमें भी है 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2, है ना, 1 एंड 2। अब मैंने कहा कि कितने फंक्शंस पॉसिबल है, तो आप कहोगे सर एक टाइप का फंक्शन ये बन गया, ठीक है, दूसरी टाइप का फंक्शन ये भी बन गया, उल्टा कर दो, एक फंक्शन वो, एक फंक्शन ये, 2 हो गए। कोई कहेगा नहीं नहीं ऐसे करो, देखो ये और ये, कोई कहेगा नहीं नहीं ऐसे करो, ये और ये, बस इसके अलावा और कुछ हो सकता है, ऐसे तो नहीं कि बी को छोड़ दोगे तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो टोटल 4 फंक्शंस बने। तो ये तो छोटे छोटे मतलब ऐसे एलिमेंट्स थे, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे इन डोमेन एंड को डोमेन। तो हमने अलग अलग मैपिंग 4 तरह की स्पेशल तरह की मैपिंग बना के ही देख ली, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, तो 4 फंक्शंस पॉसिबल हो गए। बट व्हाट व्हेन अगर हमको पता ही ना हो कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स या इनफाइनाइट सेट हो, डोमेन और को डोमेन, नेचुरल से नेचुरल हो या रियल से रियल हो, या 100 एलिमेंट्स है इसमें और 200 एलिमेंट्स है इसमें, तो हम कैसे पता करेंगे। तो अलग अलग केस, जैसे अभी तक तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये 1 1 है या ऑन 2 है या मेनी 1 है, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई। तो अगर कुछ भी ना पता हो, केवल इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स की संख्या पता हो, तब अपन कैसे पता लगाएंगे कि पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं। फिर कुछ एक चीज पता हो कि अपने को ये पता हो कि ये 1 1 है, तो कैसे पता चलाएंगे, और कुछ और दूसरी चीज पता हो कि ऑन 2 है, तो फिर कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो केस ए क्या कहता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस निकालने का, ये केस ए में कुछ स्पेसिफिक पता नहीं है। इसमें क्या है, कुछ भी स्पेसिफिक पता नहीं है, ना 1 1 पता है ना ऑन 2 पता है, बस ये पता है कि इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का फॉर्मूला है n टू द पावर m। अभी 2 टू द पावर 2 हुआ था, 4 आंसर आया था, तो क्या आंसर आएगा, n टू द पावर m आया है। यही आया है ना। चलो लिखो। हाँ तो हो सकता है कि वो 11th क्लास के रिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हो लास्ट टाइम उन्होंने। इफ डोमेन में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, को डोमेन में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस का फॉर्मूला बन जाता है n टू द पावर m। हो गया पहला केस कवर, ठीक है। सेकंड केस पे आ जाओ, केस नंबर बी। अब केस नंबर बी में क्या कह रहा है, पॉसिबल नंबर ऑफ 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शंस। अब आपको स्पेसिफिकली पूछ लिया कि डोमेन में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बेटा, एंड को डोमेन में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मुझे बताओ, ये मत बताओ कि कितने फंक्शंस बनेंगे, मुझे ये बताओ इंजेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे। मतलब अगर ये फंक्शन फिक्स हो जाए कि ये इंजेक्टिव है,
फिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये फंक्शन यार इंजेक्टिव है। अब बता कितने फंक्शंस बन सकते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने इंजेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं, तो कितने फंक्शंस बनेंगे। ठीक है, तो अब इसमें वापस दो केस होते हैं बेटा, इसमें वापस दो केस होते हैं। इंजेक्टिव फंक्शंस निकालते हैं तो वापस दो केस देखे जाते हैं। पहला केस कि n जो हो छोटा हो m से, n जो है m से छोटा है। अब ये छोटा है ना, तो जानबूझ के मैंने इसकी साइज थोड़ी छोटी बनाई है। वैसे ऐसा कोई लॉजिक है नहीं, बस समझ में आ जाए, याद रह जाए कि ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है ना। अगर n जो हो छोटा हो m से, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन वन फंक्शंस होते हैं कितने, 0। भाई ये सेट बड़ा है और ये सेट छोटा है, आपको वन वन ही करना है। तो अगर आप वन वन करने लगोगे तो इधर बच नहीं जाएंगे कुछ एलिमेंट्स, और बच जाएंगे तो फंक्शन ही नहीं होगा ये। अब आप इसके सारे एलिमेंट्स कवर करना चाहोगे जबरदस्ती, तो फिर मैनी वन बनाना पड़ेगा आपको, समझ गए। मान लो इधर 10 एलिमेंट्स हैं, उधर 3 ही एलिमेंट्स हैं, 3 की 3 से मैपिंग कर दी, 7 बच गए, तो फंक्शन नहीं है। अब उन 7 को कवर करना है, फंक्शन बनाना है, तो फिर मैनी वन बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो अगर मेरा को डोमेन सेट छोटा है और अगर मेरा डोमेन सेट बड़ा है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन वन फंक्शन का आंसर रह जाएगा 0, 0। ठीक है, अब उल्टा सोचो। अब क्या सोचेंगे उल्टा, कि अगर मेरा ये वाला सेट छोटा है, डोमेन छोटा है एंड कोडोमेन बड़ा है, केस टू इज व्हेन n इज ग्रेटर देन m, या फिर यूं कह दूं m इज लेस देन n, या फिर इक्वल हो, या फिर इक्वल हो। देखो इसमें जो था मेरा कोडोमेन क्या था, छोटा था। अब डोमेन या कोडोमेन बराबर हो जाए या फिर कोडोमेन डोमेन से बड़ा हो जाए, तब कितने फंक्शंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे परमुटेशन लग जाएगा npm, npm, समझते हो इसका मतलब, इसका मैथमेटिकल इंप्लीकेशन क्या होता है। परम्यूटेशन लगाना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है जिसमें से m एलिमेंट सेलेक्ट करने। कैसे, ये सर ये फॉर्मूला कैसे बन के आया, देखो इसमें कम एलिमेंट्स है, इसमें ज्यादा एलिमेंट्स है, आपको वन वन बनाना है, वन वन बनाना है, दैट मीन्स इसके सारे एलिमेंट सेलेक्ट होने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट सेलेक्ट होने चाहिए, लेकिन किससे सेलेक्ट होंगे वो फिक्स नहीं है। तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं और उसमें से इतने सिलेक्शन करने हैं। तो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा है कि इतने में से इतने सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, सीखा है ना। टोटल ऑप्शंस मतलब टोटल वेज, उसमें से आपके फेवरेबल वेज के कितने तरीके हो सकते हैं, उसका आंसर क्या होता है, एनपीआर। एनपीआर होता था वहां पे, अभी हम इसको एन और एम मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एनपीएम। और एनपीएम को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी पता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस एम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं वो आता है। ओके, तो ये नोट करो, केस टू, केस टू इज व्हेन n is greater than equal to m, the number of possible one functions will be npm. हो गया। ये चीज यही क्लियर हो जाए इसलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से इक्वलिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेटर देन को छोड़ो, इक्वलिटी का, इक्वलिटी में भी यही चलेगा। तो मैं दोनों जगह तीन तीन एलिमेंट्स ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, कितने एलिमेंट्स ले लेता हूँ, तीन तीन, क्योंकि दो दो में तो क्या है पूरा अच्छे से प्रूव नहीं हो पाता। लेट अस से एबीसी एंड हेयर भी को डोमेन भी इक्वल है, 1 2 3। ठीक है, अब आपको वन वन बनाना है, आपको क्या बनाना है, वन वन। तो पहली मैपिंग ऐसे कर सकते हो सीधी सीधी, 1 2 3। अच्छा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 3, तो यानी 3p3, एनपीएम करते हो ना, एनपीएम, तो 3p3, 3p3 को कैसे सॉल्व करोगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 - 3 यानी 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल ऐसे लिखोगे। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या है 1। तो एक ही तरीका है इसको अरेंज करने का।
यहाँ पे वन वन फंक्शंस एक ही मिले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। गलती कर रहे हैं बेटा, फॉर्मूला ही कॉम्बिनेशन का लगा रहे हैं। 3p3 को सिंपली लिखा जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 3 यानी कि 0 फैक्टोरियल। हाँ, वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना। तो कुल मिला के 6 तरीके हो गए ना, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो आप एनपीएम को कैसे सॉल्व करोगे? एनपीएम को कैसे सॉल्व करोगे? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एम फैक्टोरियल, दैट इज, ये है परमुटेशन को सॉल्व करना है। वो जो था वो कॉम्बिनेशन, अगर एनसीएम होता तब वो फॉर्मूला लगता है ना। ओके, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, तो ये 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 6 तरीके होंगे। अब 6 तरीके कौन कौन से होंगे, मोटा मोटा देख लेते हैं। एक तरीका तो दिख ही गया, दूसरा तरीका देखो, एक तरीका तो ये हो ही गया ना। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है क्या, ऐसे। ठीक है, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ऐसे। ठीक है, 3 तरीके हो गए। अब इन 3 तरीकों का मैं ऐसे भी तो अरेंज कर सकता हूँ, जैसे पहला तरीका था ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब इन दोनों को उल्टा कर दो। ठीक है, चौथा तरीका, और जो दूसरा तरीका था उसमें वो हमने ऐसे किया था, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इन दोनों को उल्टा कर दो, इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो। और जो आखिरी तरीका, जो तीसरा तरीका था, उसमें चेंजेस कर दो। आखिरी तरीका हमने क्या किया था, ए को 3 से और बी को 1 से, सी को 2 से, इसको उल्टा कर दो, बी को 2 से, सी को 1 से। तो टोटल मिला के 6 तरीके होंगे अगर वन वन करना है तो। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो फॉर्मूला वर्क कर रहा है मतलब, है ना। अपन ने प्रूव करके देख लिया। ओके, चलते हैं। ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वन वन फंक्शंस निकालना। तो सी पार्ट अब आप समझ गए होंगे क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शंस, या फिर उसको क्या कहते हो, दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव, है ना। अभी इंजेक्टिव फंक्शंस निकाले, अब सरजेक्टिव। तो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑन टू सरजेक्टिव, ऑन टू ब्रैकेट में लिख दो सरजेक्टिव फंक्शंस। ये कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसमें भी 2 केस बनेंगे अगेन, है ना। ठीक है, इसमें 2 केस बनाए हुए हैं, एम इज लेस देन एन और एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। उसमें एन से बनाए हुए थे, इसमें एम से बनाए हुए, है ना। तो अगर आपका डोमेन छोटा है और कोडोमेन बड़ा है, तो आप कभी भी ऑन टू फंक्शन बना ही नहीं सकते। बना सकते हो क्या, सोचो, क्योंकि कोडोमेन में कुछ बच जाएंगे। अब कोडोमेन में कुछ बच जाएंगे तो फिर ऑन टू नहीं रहेगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शंस हो जाते हैं 0। क्या हो जाते हैं, 0। जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, सोचो। वहां पे ऐसा हो रहा था कि जब कोडोमेन छोटा हो रहा था तो डोमेन में बच रहे थे, उसके कारण वो 0 हो रहा था। यहाँ पे डोमेन छोटा हो रहा है, कोडोमेन बड़ा हो रहा है, तो कोडोमेन में बच रहे हैं, इस कारण से नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो हो रहा है। केस 2, केस 2 है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। केस 2 है कि जब m n से बड़ा हो या बराबर हो। अब पॉसिबल ऑन टू फंक्शंस पता करना है। तो इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड एक बड़ा सा मेथड फॉर्मूला है, लिखो। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शंस, वैसे इसको पूछने के चांसेस कम है, बट फिर भी फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है तो फिर सारे फॉर्मूला लिखो। दिख रहा है, समेशन -1 to the power n - r NCR r to the power n, वेयर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 to n। 1 to n, 1 से लेकर n तक। ठीक है, क्या करना है आपको,
-1 की पावर लगानी है n माइनस आर, मतलब इस n और r, आपको स्टार्ट करना है 1 से। r की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है? 1 से। जैसे मान लो n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 8 है, तो 8 माइनस 1 यानी कि 7, तो आपको -1 की पावर सबसे पहले क्या लगानी है? 7। फिर क्या करना है? NCR यानी 8C, r क्या लिया अभी आपने? 1 लिया ना, और फिर 1 की पावर m क्या है आपके पास? जितने भी सपोज करो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नहीं बड़े हैं ना, मान लो 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 9। ये बड़ा सारा फॉर्मूला है, आने के चांसेस कम है, बट फिर भी एक बार नोट में रखो। और ऐसे कर करके सबको फिर सम करना है लास्ट में। क्या करना है? सम करना है लास्ट में। अभी तक आया नहीं है, बट फॉर्मूला बेस्ड है तो इसलिए फॉर्मूला लिख लो। इतने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शंस बनेंगे जब दोनों सेट्स इक्वल हो, या फिर डोमेन बड़ा हो और कोडोमेन छोटा हो। क्योंकि डोमेन छोटा हो तो उसमें तो इम्पॉसिबल है ऑन टू फंक्शन बनना, डोमेन छोटा हो तो इम्पॉसिबल है, और डोमेन बराबर या बड़ा हो तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब लास्ट केस देखो, बाइजेक्टिव हो जाएगा अगर 1 1 भी पूछ ले और ऑन टू भी पूछ ले। डी केस है, टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू को ब्रैकेट में लिख दो बाइजेक्टिव फंक्शंस। नहीं, पॉसिबल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शंस। अब देखो 1 1 एंड ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल कब पॉसिबल है? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। अगर कम ज्यादा है तो जीरो कर दो सीधे ही। अगर n और m अनइक्वल हैं तो सीधे ही क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। तो पहली लाइन ही आप चाहो तो नोट करके लिख लो कि बाइजेक्टिव फंक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन एंड को डोमेन। अब बनेंगे कितने, वो कैसे पता लगाएं? बनेंगे कितने? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने हो जाएंगे? एक तरीके से आप लिख सकते हो npn, वो एक पुराना वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और npn जो है n फैक्टोरियल के बराबर होता है। पुराना वाला फॉर्मूला क्या था? npm था ना, m की जगह वापस n आ गया भाई, npm था तो m की जगह वापस क्या आ गया? n आ गया, तो ये एक्चुअली npn हो गया। और npn को आप सिंपली क्या लिख सकते हो? n फैक्टोरियल। तो आप चाहो तो 2 बार करके लिखो इसको, ताकि आप रिकॉल कर लोगे कि जो पहले वाला फंक्शन था उसी में इसको पुट किया। npn, और npn क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है। क्योंकि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या क्या लिखते हो नीचे? n माइनस एन। n माइनस एन क्या होगा? जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल 1 होगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? ओनली n फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, समझ आया? सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस। उसके बाद फिर कंपोजिशन है जो आपका एक्सरसाइज 1.3 में है ना। तो यहां तक वैसे देखा जाए तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तो बहुत पहले टॉपिक खत्म हो गया था, बट ये स्पेशल टाइप ऑफ टॉपिक भी हमने कवर कर लिया कि इन केस अगर आपके आ जाता है या एमसीक्यू अप्लाई कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है, मतलब अब आप कोर्स के अंदर हो, कोर्स से बिल्कुल बाहर नहीं, कुछ भी पूछ ले अब आप करने के लायक। तो ये कुछ एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, प्लस 1 1 ऑन 2 डेफिनेशन बेस्ड याद करनी है। कल से अपन एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड